प्यारे विद्यार्थियों, क्या केवल बड़े परिवार या ऊंची जाति में जन्म लेने से ही कोई व्यक्ति महान बन जाता है? अगर एक ही पौधे पर फूल और कांटा दोनों उगते हैं, तो फिर एक सबको खुशियां क्यों देता है और दूसरा सबको तकलीफ क्यों देता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फूल और कांटा कविता के सभी प्रश्नों के आसान उत्तर और जीवन को बदल देने वाली शिक्षा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं विनोद कुमार वेदालंकार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके हिंदी संस्कृत गुरुकुल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मल्हार कक्षा 7 का पाठ 3, जो कि एक कविता के रूप में है, जिसका शीर्षक है फूल और कांटा, जिसे लिखा है महान कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी ने। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपको मिलेंगे सभी प्रश्नों के आसान उत्तर, महत्वपूर्ण व्याख्याएं और परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु, और साथ ही सीखेंगे जीवन का एक सुंदर संदेश। तो चलिए इस शानदार सफर में हमारे साथ। प्यारे विद्यार्थियों, अपनी टेक्स्ट बुक का जो पाठ है वो खोल करके रख लीजिए और एक पेंसिल भी साथ में ले लीजिए। तो इस कड़ी में जो पहला बिंदु है वह है पाठ से। तो आइए शुरू करते हैं। आइए अब हम इस कविता पर विस्तार से चर्चा करें। आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी मेरी समझ से। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें पहला प्रश्न है, कविता के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के सटीक उत्तर कौन सा है, उनके सामने तारा बनाइए। मतलब आपको जो सही उत्तर लगे, जो भी विकल्प, उसके सामने आपको स्टार बना देना है। हो सकता है कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर आपको सही लगे, तो एक से अधिक उत्तरों के सामने भी आप स्टार बना सकते हैं, तारा बना सकते हैं। ठीक है, तो नियम आपकी समझ में आ गया। अब पहला प्रश्न ले लेते हैं। कविता में कांटे के बारे में कौन सा वाक्य सत्य है? तो इसमें 4 विकल्प यहां पर दे रखे हैं कि कांटा अपने आसपास की सुगंध को नष्ट करता है, बिल्कुल नहीं। कांटा तितलियों और भंवरों को आकर्षित करता है, ये भी नहीं। कांटा उंगलियों को छेदता है और वस्त्र फाड़ देता है, हाँ ये जरूर हमने जो है पढ़ा है इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में। कांटा पौधे को हानि पहुंचाता है, बिल्कुल नहीं। तो इसका जो तीसरा विकल्प है, थर्ड ऑप्शन है, वही इसका राइट ऑप्शन है, वही आपका उत्तर है। तो उसी के सामने आप तारा बना देंगे, स्टार बना देंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों। सेकंड क्वेश्चन क्या है? कविता में फूल और कांटे में समानताओं और असमानताओं यानी विभिन्नताओं का उल्लेख किया गया है कि दोनों में क्या समानता है और दोनों में क्या असमानताएं हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य इन्हें सही रूप में व्यक्त करता है? माने इन समानताओं को और असमानताओं को यानी कि विभिन्नताओं को कौन सा जो वाक्य है वो प्रकट करता है। तो पढ़ लेते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं। फूल सुंदरता का प्रतीक है और कांटा कठोरता का प्रतीक है, बिल्कुल ठीक बात है। और दूसरा विकल्प है, फूल और कांटे के बारे में लोगों के विचार समान होते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगला विकल्प है, फूल और कांटे एक ही पौधे पर उगते हैं लेकिन उनके स्वभाव भिन्न भिन्न होते हैं, हाँ ये तो है। लेकिन चौथा विकल्प भी पढ़ लेते हैं, फूल और कांटे को समान देखभाल मिलती है फिर भी उनके रंग ढंग अलग होते हैं, बिल्कुल। तीसरा और चौथा ऑप्शन ही मुझे यहाँ सही नजर आ रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, वैसे इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो भी राइट ही ऑप्शन ही है, तो आप उसके सामने भी स्टार बना सकते हैं। माने इस प्रश्न के 3 विकल्प हो सकते हैं, ठीक है, पहला, तीसरा और चौथा। तो मैंने यहाँ पर 2 विकल्प चुने हैं, आप 3 भी चुन सकते हैं, आप 1 भी चुन सकते हैं, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, कविता के आधार पर कौन सा निष्कर्ष उपयुक्त है? निष्कर्ष का मतलब होता है निचोड़, कंक्लूजन। तो कविता का जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, ठीक है, उसके आधार पर तो कौन सा वाक्य यहां पर सही है, कौन सा विकल्प ठीक है, देख लेते हैं। व्यक्ति का कुल ही उसके सम्मान का आधार होता है। कुल माने उसकी जाति, उसका खानदान, ठीक है, वही उसके सम्मान यानी रिस्पेक्ट का बेस होता, आधार होता। तो ऐसा तो हमने पढ़ा नहीं है,
कविता में। ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरा विकल्प देखते हैं। व्यक्ति के कार्यों के कारण ही लोग उसका सम्मान करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये हमने पढ़ी है कविता में, ये हमने सीखा भी है। तीसरा विकल्प, कुल की प्रतिष्ठा हमेशा व्यक्ति के गुणों से बड़ी होती है। बिल्कुल, ये भी हमें जो है समझ में आई है बात। ठीक है, चौथा विकल्प, यदि व्यक्ति अच्छे कार्य करता है तो उसके कुल को प्रसिद्धि मिलती है। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छे काम करोगे तो आपका जो खानदान है, परिवार है, उसका जो है समाज बड़ाई करेगा उसकी। लेकिन आप जो है कितने विकल्पों को चुनते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने यहाँ पर 2 विकल्पों को चुना है। कौन कौन से? मैंने उनके सामने जो है स्टार बना दिया है कि व्यक्ति के कार्यों के कारण ही लोग उसका सम्मान करते हैं। दूसरा विकल्प, यदि व्यक्ति अच्छे कार्य करता है तो उसके कुल की प्रसिद्धि होती है। तो मैंने जो तीसरा और जो सॉरी दूसरा और जो चौथा विकल्प है वो मैंने चुना है। आप तीसरा भी चुन सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है जी, आगे चलते हैं, चौथा प्रश्न देख लेते हैं प्यारे बच्चों। चौथा प्रश्न क्या है इस कड़ी में? तो चौथा प्रश्न है, कविता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बड़प्पन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो बड़प्पन तो वैसे तो क्या है कि बड़प्पन जो है इसका अर्थ क्या है? बड़प्पन का मतलब है एक भाववाचक संज्ञा है और दरअसल ये एक विशेषण का काम यहां पर कर रही है। ठीक है, तो ये इसका मतलब है बड़ाई। अच्छे कार्यों से ही बड़ाई मिलती है। तो इसके विकल्प क्या है देख लेते हैं। धन दौलत और ताकत से व्यक्ति के बड़प्पन का पता चलता नहीं, ऐसा नहीं है। अगला है, कुल के बड़प्पन की प्रशंसा व्यक्ति की कमियों को ढक देती है। कुल के बड़प्पन की जो प्रशंसा, नहीं, ऐसा भी नहीं है। अगला देख लेते हैं, बड़प्पन व्यक्ति के गुणों, स्वभाव और कर्मों से पहचाना जाता है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, मुझे यही इसका उत्तर लग रहा है। कुल का नाम व्यक्ति के बड़प्पन की पहचान का आधार है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसमें केवल जो तीसरा विकल्प है, केवल मात्र वही एक सही विकल्प है, उसी को आप चुन सकते हैं। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, इसका ख पार्ट क्या है? तो ख पार्ट इसका देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ध्यान से पढ़िए इसको। हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग या एक से अधिक उत्तर चुने हो। बिल्कुल हो सकता है, हमने भी एक से अधिक उत्तरों को चुना है और अलग अलग भी हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो अपने मित्रों के साथ आपको डिस्कस करना है और आपको तर्क देना है कि भाई मैंने जो उत्तर चुना वो क्यों चुना, मैंने जिन उत्तरों को चुना है मैं उसके पीछे क्या लॉजिक रहा है, मैं यहां पर दे रहा हूं। तो पहला जो उत्तर है मैंने वो क्यों चुना। देखिए प्यारे बच्चों, कविता में फूल की अपेक्षा कांटे के जो नकारात्मक स्वभाव है उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, और इसी के कारण मैंने जो है अपने पहले प्रश्न के विकल्प को चुना है। दूसरा है, मेरे अनुसार इस प्रश्न के 2 विकल्प चुनने का भी मेरे पीछे कारण है। वैसे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि फूल और कांटे दोनों का एक ही समान वातावरण में, समान परिवेश में पालन पोषण होता है, परंतु फिर भी दोनों का जो प्रवृत्ति है, दोनों का स्वभाव है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। ठीक है, उनके रंग ढंग जीवन के बिल्कुल अलग अलग होते हैं, इसलिए मैंने इन 2 विकल्पों को चुना। तीसरा प्रश्न है कि मेरे द्वारा इस प्रश्न के 2 विकल्प चुने गए हैं, वो आपने देख ही लिया था। क्यों चुने हैं? क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने द्वारा किए गए अच्छे कामों और उदार स्वभाव से ही उसकी पहचान बनती है और इसी कारण उसके परिवार, कुल, खानदान, जाति, उन सब की बड़ाई होती है। अन्यथा कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत उच्च कुल में, बहुत ऊंची जाति में जन्म लेने के कारण अपने बुरे कार्यों की वजह से जो है समाज के अंदर जो है अपने परिवार का पतन कर लेते हैं और बुराई के अतिरिक्त और उनको कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है जी, चौथा प्रश्न क्या है, उसका मैंने विकल्प क्यों चुना? तो बिल्कुल आसान है कि मेरे अनुसार जो बड़प्पन का अर्थ है वो है व्यक्ति के द्वारा किए गए अच्छे काम। ठीक है जी, दूसरों के प्रति उसके स्वभाव और उसके भीतर के जो स्वभाव और उसके भीतर छिपे हुए गुणों से दूसरों की जो मौलिकता है, यानी कि दूसरों का जो बेसिक नेचर है उसका हनन न हो, उसकी मौलिकता का हनन न हो, दूसरों के अधिकारों का हनन न हो, दूसरे के मान सम्मान का हनन न हो। ठीक है, तो अपने साथ लेकर के वो सारी चीजों को चलता है। ऐसे व्यक्ति संसार में प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका स्वभाव छल कपट से दूर होता है और वे दूसरों के लिए हितकारी होते हैं, दूसरों के लिए बहुत ही परोपकारी होते हैं, उनके अंदर हमेशा ही परोपकार की भावना ही बनी रहती है। ठीक है जी, अगला इसमें टॉपिक क्या है, अगला इसमें जो है बिंदु क्या है प्यारे बच्चों देख लेते हैं, वो है पंक्तियों पर चर्चा। ठीक है, पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए
आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में या अपनी क्लासरूम में आप जो है सबके साथ साझा कर सकते हैं, बता सकते हैं। और साथ में एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है प्यारे बच्चों की, लिखिए। इसका मतलब यह है कि आपको इनके जो उत्तर हैं वो आपको अपनी एक्सरसाइज नोटबुक में लिखने पड़ेंगे। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। इनके उत्तर हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला है, मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। तो देखिए इसका क्या अर्थ है। वैसे तो हमने आपको समझाया था, दोबारा से समझा देते हैं। जिस प्रकार बादल का बरसना, ठीक है जी, हवाओं का बहना आदि जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं हैं वो सभी परिस्थितियां फूल और कांटे के लिए समान रूप से ही उपस्थित होती हैं, समान रूप से ही उपलब्ध होती हैं। फिर भी दोनों के स्वभाव में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। ठीक इसी तरह से परिस्थितियां समान होने के बावजूद भी व्यक्ति अपने स्वभाव या अपने व्यवहार से अलग अलग हो सकते हैं। फूल और कांटे का यहां पर प्रतीकात्मक उपयोग कवि ने किया है और हमें अप्रत्यक्ष रूप से यह समझाने का प्रयास किया है कि व्यक्ति के स्वभाव और व्यक्ति का दृष्टिकोण, यानी कि उसको चीजों को देखने का तरीका, संसार को देखने का ढंग, मनुष्यों को, रिश्तों को, नातों को देखने का ढंग, ये सब चीजें उसके दृष्टिकोण पर निर्भर करती हैं कि वह दूसरे व्यक्तियों, दूसरे प्राणियों और को जो है फूल की तरह देख करके सम्मान प्राप्त करता है या कांटे की तरह दुख दे करके अपमान प्राप्त करता है। तो ये उसके सब कर्मों के ऊपर डिपेंड है। ठीक है जी। अगली पंक्तियां क्या है प्यारे बच्चों, ख भाग इसका क्या है देख लेते हैं। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, कसर माने कमी। तो देख लेते हैं इसकी व्याख्या क्या है। उच्च कुल, उच्च कुल माने ऊंचा खानदान, ऊंची जाति में जन्म लेने मात्र से किसी की विशेषता या गुण को नहीं परखा जा सकता, जांचा जा सकता है कि भाई इसका बहुत ऊंची जाति में जन्म हो गया तो ये बहुत बड़ा व्यक्ति है। ऐसा कुछ नहीं है। जब तक कि व्यक्ति के व्यवहार में विनम्रता न हो, दया न हो, दूसरों की भलाई करने की भावना न हो, आदि का जो भाव है, जब तक कि वो उसके स्वभाव में विद्यमान नहीं होगा तब तक नहीं। यदि किसी व्यक्ति के भीतर गुणों की कमी है, इन गुणों की कमी है, उसके व्यवहार या चरित्र में महानता नहीं है, तो एक श्रेष्ठ कुल या ऊंचे परिवार में या ऊंची जाति में यदि उसका जन्म लेता है तो वो व्यर्थ ही है, उसका कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है। इसलिए व्यक्ति को इस बात का घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं किस खानदान में जन्मा हूं, किस जाति में जन्मा हूं, किस धर्म में मेरा जन्म हुआ है, अपितु वह अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपनी मानसिकता से, अपनी मान्यता से समाज को क्या दे रहा है, यह उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ठीक है जी। आगे चलते प्यारे बच्चों, मिलकर करें मिलान। ठीक है जी। कौन सा बिंदु है, मिलकर करें मिलान। तो पेंसिल से आपको मिलान कर देना है, मैच इट जिसको करते हैं। ठीक है। आपकी टेक्स्ट बुक में एक प्रकार का डायग्राम दे रखा है तो उसमें आपको मिलान करना है। मैं तो आपको यहां पर वैसे बता रहा हूं, कर लीजिए, पेंसिल उठाइए और कर लीजिए। इस कविता में फूल और कांटा का उदाहरण, एग्जाम्पल, ठीक है, उसके द्वारा लोगों के स्वभावों के अंतर और उनकी समानताओं की ओर इशारा किया गया है, संकेत किया गया है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो फूल और कांटा प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है जी। तो अपने साथियों के साथ मिलकर आपको डिस्कस करना है, चर्चा करनी है, और फूल और कांटा किस किसके प्रतीक हो सकते हैं। फूल किसका प्रतीक हो सकता है, कांटा किसका प्रतीक हो सकता है। ठीक है जी। तो इन्हें उपयुक्त प्रतीकों से आपको जोड़ना है। ठीक है जी। है तो पेंसिल से जोड़ना है। तो देख लीजिए, फूल किसका प्रतीक हो सकता है। तो फूल दया का प्रतीक हो सकता है, प्रेम का प्रतीक हो सकता है, परोपकार का प्रतीक हो सकता है, अच्छाई का प्रतीक हो सकता है, सुख का प्रतीक हो सकता है, सुंदरता का प्रतीक हो सकता है, कोमलता का प्रतीक हो सकता है, आनंद का प्रतीक हो सकता है। ठीक है जी। तो ये सारे शब्द जोड़ दीजिए आप। कांटा किसका प्रतीक हो सकता है, तो कांटा जो है स्वार्थ का प्रतीक हो सकता है, बुराई का प्रतीक हो सकता है, दुख का प्रतीक हो सकता है, कठोरता का प्रतीक हो सकता है, पीड़ा का प्रतीक हो सकता है। ठीक है जी। अन्याय का प्रतीक हो सकता है। तो ये सारे जो हैं प्रतीक हैं, आप जो है इनको मैच कर दीजिए। ठीक है जी। अगला बिंदु इसमें रहेगा सोच विचार के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है सोच विचार के लिए। आपकी सोच को डेवलप करना पड़ता है, आपकी सोच को विकसित करने के लिए है।
तो कविता को एक बार पुनः ध्यान से पढ़िए, तो बार बार तो पढ़ना ही पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और पता लगाइए और लिखिए। अब इसमें लिखिए भी आ गया, लिखिए आ गया, तो इसका मतलब ये है कि आपको आपकी नोटबुक में ये नोट्स बनाने पड़ेंगे, आपको आपकी नोटबुक में इन प्रश्नों का उत्तर लिख करके अपने शिक्षक को दिखाना पड़ेगा, चेक कराना पड़ेगा। ठीक है जी, देख लेते हैं कैसे। तो कविता में ऐसी कौन कौन सी समानताओं का उल्लेख किया गया है, केवल समानताओं का, ठीक है जी, जो सभी पौधों पर समान रूप से लागू होती हैं। ठीक है, इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, तो देखिए पॉइंट बना करके हमने उत्तर लिखने की कोशिश की है, क्योंकि ये बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी, अभी तो आप 7th क्लास में हैं, लेकिन आपकी प्रैक्टिस यदि हो गई, आपको आदत बन गई पॉइंट्स में आंसर देने की, तो बोर्ड के एग्जाम में आपके जो परसेंटेज है बहुत ऊपर जाने वाली है। ठीक है जी, कविता में ऐसी कई समानताओं का उल्लेख किया गया है जो सभी पौधों पर समान रूप से लागू होती हैं। इस प्रकार से हम उत्तर की शुरुआत करेंगे और फिर अपने पॉइंट बनाएंगे। कैसे, देखिए, एक ही संसार अथवा जगह पर जन्म लेना, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा, रात में चांद की चांदनी समान रूप से पड़ना, बिल्कुल समान रूप से पड़ती है सभी पौधों पर। वर्षा का समान रूप से बरसना, बिल्कुल समान रूप से वर्षा होती है। चौथा, हवा का समान रूप से मिलना, बिल्कुल एक जैसी हवा सभी को समान रूप से मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं। खैर, प्रश्न क्या है मेरे बच्चों, आपको फूल और कांटे के स्वभाव में मुख्य रूप से कौन सा डिफरेंस, कौन सा अंतर दिखाई दिया, मुख्य रूप से तो बता देते हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर जो है वो पॉइंट बना करके नहीं दिया जाता, तो वो प्रश्न का क्या देखना पड़ता है, प्रश्न की नेचर देखनी पड़ती है, प्रश्न का प्रकृति देखनी पड़ती है, स्वभाव देखना पड़ता है, उसी प्रकार से उसका उत्तर लिखा जाता है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से है। कैसे, फूल कोमल, सुखदाई, सुगंध देने वाला तथा प्रेम पूर्वक व्यवहार करने वाला होता है। साथ ही फूल दिल को खुश कर देने वाला स्वभाव रखता है, और फूल तितलियों को अपनी गोद में, कोमल गोद में बिठा लेता है, भौरों को भी अपने मधुर रस का पान कराता है। किंतु इसके जो विपरीत कांटा है, वो कठोर, कष्टदायी, अहंकारी प्रवृत्ति का, दूसरों को कष्ट देने वाली प्रवृत्ति का होता है। और कांटा कभी भी दूसरों को चुभ सकता है, कभी भी, किसी भी हालत में। ठीक है, भले आपने जो है कोई गलती की हो या न गलती की हो, और तितलियों और भंवरों को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है हमने मुख्य रूप से पढ़ी हैं, ये डिफरेंस हमने पढ़ा है कविता के अंदर। इसमें गय प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, गय है, कविता में मुख्य रूप से कौन सी बात कही गई है, उसे पहचानिए, समझिए और अपने शब्दों में लिखिए। देखिए, प्रश्न एक है, प्रश्न एक है, लेकिन प्रश्न के अंदर 3 बातें पूछी गई हैं, इस बात पर ध्यान दीजिए। जब इसी प्रकार से जो है प्रश्न को समझ करके उत्तर लिखेंगे, तभी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो पाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, देखिए, हम पहचानना है, समझना है और फिर लिखना है। तो इस कविता में मुख्य रूप से यह बात कही गई है कि व्यक्ति का स्वभाव और व्यक्ति का व्यवहार ही उसे महान बनाता है, या उसे हीनता की तरफ भी वही लेकर के जाता है, नीचता की तरफ भी वही लेकर के जाता है। उच्च कुल में जन्म लेने मात्र से कोई लाभ नहीं होता। ठीक है जी, हमें फूल की तरह विनम्र होना पड़ता है, दूसरों की सेवा करने वाला बनना पड़ता है, दूसरों को आनंद देने वाला होना चाहिए, न कि कांटे की तरह जो कि दूसरों को पीड़ा दुख देता ही रहता है। उच्च कुल, उच्च जाति या प्रस्तुतियां व्यक्ति के व्यक्तित्व को नहीं दर्शाती, अपितु व्यक्ति के आचरण, व्यवहार, उसका अच्छा स्वभाव और उसके कर्म ही उसकी असली पहचान बनते हैं। इसलिए हमें इन सद्गुणों पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला चौथा प्रश्न क्या है, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो उदाहरण देकर के आपको समझाना है तो समझा देंगे, इसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है। देखिए, इस पंक्ति के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया गया है कि कुल या खानदान या जाति की जो प्रतिष्ठा है, तब तक कोई मायने नहीं रखती जब तक कि व्यक्ति के स्वभाव या उसके कर्मों में बड़प्पन न हो। इस बात को अच्छे से समझने के लिए आप दुर्योधन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, दुर्योधन का उदाहरण ले सकते हैं। दुर्योधन जो धृतराष्ट्र का पुत्र था, कुरुवंश का राजकुमार था, उसके पास कुल की प्रतिष्ठा थी, जन्म से ही प्रतिष्ठा थी, अच्छे अच्छे सदगुरुओं से उसने जो है ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन फिर भी वह अपने कर्मों, अहंकार के कारण, देश के कारण, अधर्म के कारण संसार में निंदनीय, लोग उसकी निंदा करते हैं। रावण को देख लीजिए आप,
कितने उच्च कुल में जन्म हुआ, ब्राह्मण जाति में, ऊंची जाति में उसका जन्म हुआ, कितना महान विद्वान था, वेदों का जाता था, उससे बड़ा कोई महान विद्वान था ही नहीं अपने उसके जमाने में, और फिर भी लोग आज तक उसका पुतला फूंकते हैं। तो भाई कहां काम आया वो कुल? कहीं काम नहीं आया, है क्या नहीं? सीधी सी बात है। तो ये तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, आप दोनों एग्जाम्पल अच्छे प्रकार से दे सकते हैं, एक रामायण से उठा लो, एक महाभारत से उठा लो, कोई भी एग्जाम्पल उठा लो। पांचवा प्रश्न देख लो प्यारे बच्चे, है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुर शीश पर। जो लोग लोग जो है कैसे स्वभाव के व्यक्तियों की प्रशंसा करते हैं, कैसे स्वभाव के व्यक्तियों की प्रशंसा करते हैं भाई लोग, और कैसे स्वभाव वाले व्यक्तियों से दूर रहना पसंद करते हैं, तो आपको पता ही है, आपने क्लास में भी देखा होगा, इस प्रकार की बातें तो कक्षा में भी घटती रहती है। जो व्यक्ति फूल की भांति विनम्र है, सेवा भाव जिसमें है, हितकारी है, दयालु है, दूसरों को सदा सुख देने वाला है, दूसरों की मदद करने वाला है, लोग ऐसे स्वभाव के व्यक्तियों की ही बड़प्पन करते हैं, उन्हीं की बड़ाई करते हैं, उन्हीं की प्रशंसा करते हैं। और जो व्यक्ति कांटे की भांति कठोर है, कटु वचन बोलता है, स्वार्थी है, दूसरों को सदा कष्ट देने वाला होता है, ऐसे स्वभाव के व्यक्तियों से तो लोग दूर ही रहना पसंद करते हैं ना भाई, सीधी सी बात है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। इस कड़ी में अगला बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है अनुमान और कल्पना। ठीक है जी, तो ठीक है, देखते हैं आपने कितना अनुमान लगाना सीखा, कितनी आपकी जो है कल्पना शक्ति का विकास हुआ, देख लेते हैं। अपने समूह में मिलकर के चर्चा करिए, कि चर्चा करने के लिए है, डिस्कशन के लिए है बहुत महत्वपूर्ण चीज ये। यही जो पॉइंट है, यही पॉइंट आपके व्यक्तित्व का विकास करेगा, यही पॉइंट आपके चरित्र का निर्माण करेगा। तो आगे चलते हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें, कल्पना कीजिए, इस प्रकार के प्रश्न प्यारे बच्चों परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनका उत्तर आपको आपकी नोटबुक में जरूर लिखना चाहिए। कल्पना कीजिए कि चांदनी, हवा और मेघ केवल एक पौधे पर ही बरसते हैं, बाकी पौधे इन सब के बिना कैसे दिखेंगे, और उनके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बता देते। देखिए, चांदनी रात में पौधों को शीतलता प्रदान करती है, और यदि किसी पौधे को रात में चांदनी न मिले तो वे पौधे अंधकार में रहेंगे, मुरझा जाएंगे। हवा के बिना बाकी पौधे ठीक से बड़े हो नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको फ्रेश एयर मिलेगी नहीं। ठीक है ना जी? हवा ही जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और हवा के बिना उनकी जो पत्तियां हैं वो सूखने लग जाएंगी, गिरने लग जाएंगी, कुपोषित हो जाएंगी। मेघ के जल के बिना अन्य पौधे जो जिनको नहीं मिलेगा वो प्यासे रह जाएंगे, उनका जीवन ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उनकी मिट्टी सूख जाएगी। ठीक है, उनके पत्तियों में, उनके रेशों में पानी की मात्रा कम हो जाएगी। चांदनी, हवा और मेघ के जल के बिना बाकी के पौधे मुरझा जाएंगे, और कुछ समय के बाद वो समाप्त हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि उनकी जीवनी शक्ति समाप्त हो जाएगी। ठीक है जी, ख प्रश्न देख लेते हैं भाई प्यारे बच्चों। इसमें ख प्रश्न क्या है? ख प्रश्न है, यदि सभी पौधे एक जैसे होते, ठीक है, तो दुनिया कैसी लगती? ओहो, ये तो बड़ी विचित्र होती भाई दुनिया। प्रकृति में जो है अनेक भिन्नताएं हैं, विभिन्नताएं हैं, जो किसी न किसी रूप में व्यक्ति को मोटिवेट करती हैं, प्रेरित करती हैं, आकर्षित करती हैं। ठीक है जी, कठिन जीवन में कैसे साहस के साथ बढ़ना है, या विषम परिस्थितियों में कैसे रास्ता निकालना है, आदि आदि सभी मोटिवेशन हमें प्रकृति से ही मिलता है। यदि दुनिया में, संसार में सभी पौधे एक जैसे होते, तो दुनिया में सब जगह एक ही आकार की पत्तियां होती, रंग होते, एक ही प्रकार की सुगंध वाले पौधे होते। ठीक है ना? तो नयापन क्या होता संसार के अंदर? ना नयापन होता, ना विविधता होती, और जीवन नीरस हो जाता, जीवन उबाऊ हो जाता, बोरिंग लाइफ हो जाती। ठीक है ना? तो मनुष्य को प्रकृति से किसी भी प्रकार की प्रेरणा नहीं मिलती, उसका जीवन प्रेरणा से रहित हो जाता, मोटिवेशन से रहित हो जाता, आगे बढ़ने की प्रेरणा हमें कैसे मिलती? ठीक है ना, ये बात है। तीसरा प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों? यदि कांटे न होते और हर पौधा केवल फूलों से ही भरा होता तो क्या होता? ये भी बड़ा विचित्र सवाल है। सही बात है। देखिए, प्रकृति में कोई भी चीज बिना वजह से तो होती नहीं। ठीक है ना? हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि बिना कार्य के कारण, बिना कारण के कार्य घटित होता नहीं, तो कारण तो जरूर होता है। अब कांटे हैं संसार में, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण तो रहा ही होगा। ठीक है ना? तो प्रकृति में कोई भी चीज बिना वजह के नहीं होती। कांटे भी एक तरह से पौधों का क्या है? बॉडीगार्ड है, सुरक्षा कवच है। ठीक है, यदि हर पौधा केवल फूलों से भरा होता तो फूलों की रक्षा कौन करता? है क्या नहीं? पशु पक्षी उनको बड़ी आसानी से नुकसान पहुंचा सकते थे। कई स्थानों पर
विशेष रूप से रेगिस्तान और कठोर जलवायु जहां पर होती है, वहां के क्षेत्रों में पौधों को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, अपना जीवन बनाए रखने के लिए अपने आप को सुरक्षित करना पड़ता है। उनको कांटों की आवश्यकता होती है। कांटे एक प्रकार से उनके अस्त्र शस्त्र हैं, ठीक है, नहीं तो उनका जीवन नष्ट हो जाएगा, कठिनाई समस्या में पड़ जाएगा। बिना कांटों के तो समाप्त कर देगा ना, कोई भी जो आएगा वो उनको जो है नष्ट कर सकता है। ये बात है। घ जो चौथा प्रश्न है वो क्या है? कल्पना कीजिए कि एक तितली कांटे से फ्रेंडशिप कर लेती है या करना चाहती, मित्रता करना चाहती है, तो उनके पीछे का जो संवाद है वो कैसा होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चों, संवाद लेखन में आएगा, आपका राइटिंग स्किल में 5 नंबर का आने वाला है, ठीक है। तो यदि एक तितली कांटे से मित्रता करना चाहती है तो तितली का कांटे से संवाद कुछ इस प्रकार से होगा। आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, मैंने अपनी तरफ से आपको लिख करके दिया है, आप यहां से देख लीजिए और समझ लीजिए, फिर आप अपनी तरफ से लिख लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? जो कहते हो लिखना चाहें तो जो कहते हो भी लिख सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो तितली, कांटे सखा, गर्मी की ऐसी चिलचिलाती धूप में भी तुम पहले जैसे ही दिख रहे हो, इसका क्या कारण है? कांटा, अरे सखी, मेरा स्वभाव तो ऐसा ही है, मैं भी तुम्हारी तरह रंग बिरंगा और मुलायम होना तो चाहता हूं, पर ऐसा मेरे नसीब में कहां। तितली, अरे सखा, तुम अपने आप की दूसरों से तुलना क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हारे नुकीले स्वभाव के कारण ही तो फूल सुरक्षित रहते हैं, महसूस करते हैं। कांटा, हैरानी से, आश्चर्यचकित होकर के, पर मुझे देखकर तो सभी डरते हैं। तितली मुस्कुराकर, तुम बाहर से कठोर हो, लेकिन तुम्हारे अंदर भी तो जीवन है, तुम्हारे अंदर भी जीवन के लिए प्रेम है। तुम तो फूलों की रक्षा कवच हो, तुम तो फूलों के लिए रक्षा के लिए खड़े रहते हो, हमेशा तत्पर। कांटा, शुक्रिया, धन्यवाद सखी, तुम्हारी बातें सुनकर के मुझे अपने स्वभाव पर और अपने आप पर, अपने जीवन पर गर्व महसूस हो रहा है। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कोई मित्र मिल गया हो। तितली, हाँ हाँ क्यों नहीं, आज से हम पक्के मित्र हैं। फिर थोड़ी शरारत के साथ, पर थोड़ा संभल कर, कहीं तुम्हारे नुकीले अंग मेरे कोमल पंखों को नुकसान न पहुंचा दें। तो इस प्रकार से जो है संवाद लेखन आप कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं प्यारे बच्चों, इस कड़ी में क्या है। पांचवा प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि आपको किसी कांटे, फूल या दोनों के गुणों के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। ठीक है जी, दोनों के गुण, आप जो है किसके गुणों को अपनाना चाहेंगे और वो कारण सहित बताना है आपको। तो देखिए उत्तर दे देते हैं। भाई यदि मुझे किसी कांटे, फूल या दोनों के गुणों के साथ, हो सकता है कांटे के साथ या फूल के साथ या फिर दोनों के साथ जीवन जीने का अवसर प्राप्त हो, तो मैं कांटे और फूल दोनों के गुणों को अपनाना चाहूंगा या चाहूंगी। ठीक है, आप लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक और जहां फूल हमें कोमलता, मधुरता, प्रेम, करुणा व सेवा का भाव सिखाते हैं, इतने महत्वपूर्ण जीवन के जीने के जो गुण है उनको सिखाते हैं, वहीं दूसरी तरफ कांटे से हमें मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है कि हमें कठिन परिस्थितियों में भी कैसे टिके रहना है और दूसरों की सेवा कैसे करनी है, दूसरों की रक्षा कैसे करनी है। कांटे हमें शक्तिशाली बनने के लिए और कठिनाइयों का सामना करने की शिक्षा देती हैं। ठीक है जी, इस प्रकार से आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला इस कड़ी में बिंदु क्या है? तो अगला जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, शब्द से जुड़े शब्द। तो एक डायग्राम आपकी टेक्स्ट बुक में दे रखा है, तो उसको आपको फिल करना है, पेंसिल से कर दीजिए फिल, बड़ा आसान है। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बड़प्पन, बड़प्पन एक शब्द है जो मैं आपको बता करके चल रहा हूं, बड़प्पन से जुड़े शब्द अपने समूह में डिस्कस करके लिखने हैं आपको। ठीक है जी, तो बड़प्पन से जुड़े हुए शब्द बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे दयालुता है, नम्रता, आदर, सम्मान, संतोष, संयम, कर्तव्यनिष्ठता, मृदु भाषिता है, तो सेवा, इस प्रकार से कई सारे शब्द हो सकते हैं, आप जो है लिख दीजिए। ठीक है जी, दानशीलता, ठीक है ना, दया, तो ये बहुत सारी जो है गुण है बड़प्पन से जुड़े हुए, आप कोई भी अपने जो आपको पसंद हो आप भर दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। अगला पॉइंट इसमें देख लेते हैं, बड़प्पन। देखिए बड़प्पन शब्द बड़ा और पन दो से मिलकर के बना है। इसका अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? इसका अर्थ होता है बड़ाई, श्रेष्ठ या बड़ा होने का भाव। मैंने आपको पहले बताया था कि ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है जी, भाव है दरअसल ये। तो बड़प्पन किसी को दिखाई तो देता नहीं, एब्स्ट्रैक्ट
पोजीशन में हमारे अंदर रहता, हमारे चरित्र में, हमारे व्यक्तित्व में रहता, दिखाई तो देता नहीं, वो केवल भाव, उसको महसूस किया जाता है। ठीक है जी। इसलिए जिन चीजों को महसूस किया जाता है वो भाव होती हैं, और उनको अभिव्यक्त करने वाले जो नाम होते हैं उनको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है जी। तो आगे चलते, तो इसका जो उपयोग है मुख्य रूप से हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारा जो पर्सनैलिटी है, ठीक है, हमारा जो करेक्टर है, उसमें जो गुण है, और हमारे करेक्टर की जो ऊंचाई है, चरित्र की ऊंचाई है, व्यक्तित्व की ऊंचाई है, उसको महानता देने के लिए, उसकी महानता को बताने के लिए, उसकी महानता को प्रेजेंट करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे व्यक्ति की सादगी और बड़प्पन से सबका मन कोई जीत लेता है। ठीक है जी, ऐसे। तो ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं भाई, इसको हमने समझ लिया है। तो नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, ठीक है जी, जो किसी भाव को अभिव्यक्त करते हैं। आपने समझ लिया भाव क्या होता है, और भाव को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है जी। इनमें से जो शब्द बड़प्पन के भाव को व्यक्त करते हैं उन पर गोला बना दीजिए, और जो बड़प्पन का भाव व्यक्त नहीं करते उनके नीचे रेखा खींच दीजिए, माने उनको अंडरलाइन कर दीजिए। तो ठीक है, मैंने यहां दूसरे तरीके से लिखा है, आप जो है किस किस शब्द के ऊपर आपको गोला बनाना है, किस किस शब्द को आपको अंडरलाइन करना है, वो देख लीजिए। तो बड़प्पन का भाव व्यक्त करने वाले शब्द, ये वो शब्द हैं जिनके चारों तरफ आपको पेंसिल से गोलदारा बनाना है। क्या बनाना है, कौन से शब्द है, सहनशीलता, संतोष, सद्भावना, दया, समर्पण, आदर, विश्वास, उदारता, सम्मान, विनम्रता, निष्ठा, त्याग, परोपकार। इन शब्दों के चारों तरफ आपको गोला बना देना पेंसिल से। ठीक है जी। बड़प्पन का भाव व्यक्त न करने वाले शब्द, अब ये बड़प्पन का भाव व्यक्त नहीं करते, इसलिए इनके सामने गोला, इनके चारों तरफ गोला नहीं बनाना, इनके नीचे आपको लाइन लगानी, इनको अंडरलाइन करना है। ठीक है जी, कर देते हैं। कौन कौन से शब्द है, द्वेष, लालच, प्रतिशोध, स्वार्थ, झगड़ालूपन, अहंकार, क्रूरता, अपमान, अविश्वास, घमंड, झूठ, ईर्ष्या, अधीरता, अधीरता का मतलब बेचैनी। ठीक है, तो इस प्रकार के जितने भी शब्द हैं उनके सामने उनके नीचे आप एक लाइन लगा दीजिए। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, अगला बिंदु क्या है, अगला बिंदु है जी कविता की रचना। ठीक है जी, हाँ, तो कर लेते कविता की रचना। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से हा सदा देता कली का जी खिला। वाह क्या बात है। तो इस पंक्ति में रेखांकित शब्द पर ध्यान दीजिए। तो जो रेखांकित शब्द हैं उनको देख लीजिए, आपकी टेक्स्ट बुक में रेखांकित किए गए हैं, मैं यहाँ रेखांकित करना भूल गया हूं, इसके लिए सॉरी। ठीक है, लेकिन आप जो ब्लॉग हमारा पढ़ेंगे, इनके रिटर्न नोट्स आप पढ़ेंगे वी के हिंदी संस्कृत गुरुकुल .blog.spot.com में, तो वहां आपको सारी चीजें परफेक्ट मिलने वाली हैं। तो ठीक है, ये शब्द कौन कौन से हैं, तो ये शब्द है और। तो कविता में रे वर्ण आपको दिखाई नहीं देता, औ केवल आया है, रे वर्ण जो है उसका लोप हो गया है। लोप होना माने वो छुप जाना, वो छुप गया है। जैसे हम हाइड एंड सीक खेलते हैं तो एक बच्चा छुप जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चा वहां है नहीं, वही है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा, छुप गया है। तो लुक धातु है यहाँ पर, लोप शब्द में छुपी हुई चीज, इसका मतलब वो प्रेजेंट है बट दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि जो रे वर्ण है वो छुपा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं, है, बिल्कुल है। ठीक है, हाँ, कई बार बोलते हुए हम शब्द की अंतिम ध्वनि को उच्चारित नहीं करते। कवि भी कविता की लय के अनुसार ऐसा प्रयोग कई बार करते हैं, कविता में लय ताल बनाने के लिए। इस कविता में ऐसी अनेक विशेषताएं छुपी हुई है, जैसे प्यार में डूबी तितलियों के स्थान पर क्या आया है भाई, प्यार डूबी। ठीक है ना जी, प्यार डूबी, तो यहां से मैं का लोप हो गया है, प्यार और डूबी के बीच में मैं होना चाहिए था, लेकिन उसका शब्द का लोप हो गया है। ठीक है, नहीं, वो छुप गया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो शब्द है नहीं, है, उसकी उपस्थिति है, वो अपना अर्थ प्रदान करेगा। ठीक है जी, आगे चलते। तितलियों का प्रयोग किया गया है, तो प्रयोग किया गया है। हर दूसरी पंक्ति का अंतिम शब्द मिलती जुलती ध्वनि वाला यानी कि तुकांत होता है, इसको तुकबंदी कहते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं, कोई बात नहीं, तुकबंदी तो आपने कई बार सुनाई है हमारे मुंह से, और अभी और बता दे देंगे इसके बारे में। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। अपने समूह के साथ मिलकर इन विशेषताओं की एक सूची बनाइए। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। तो क्लास में खड़े होकर के आपको सबके साथ बतानी है, उसको जो है साझा करना है, यानी कि एक दूसरे के सामने प्रेजेंट करना है आपको। ठीक है, तो क्या है,
उपरोक्त उदाहरण की तरह कविता में आए ऐसे शब्दों या विशेषताओं की सूची निम्नलिखित रूप से बनाई जा सकती है। मैंने यहाँ एक सूची बना करके दी है, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, उसको जो है उसको स्ट्रक्चर कर सकते हैं, उसको ढांचागत बना सकते हैं। मैंने यहाँ बना करके दी है, अगर आप इसको अपनाना चाहें तो इसको भी अपना सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है जी। पहला पॉइंट, कविता की गेयता बनाए रखने के लिए पदक्रम को अनूठे तरीके से जो है व्यवस्थित किया जाता है। जैसे है जन्म लेते एक में, है जन्म लेते जगह में एक ही। ठीक है, तो देखो पदों के जो क्रम है यानी शब्दों का जो क्रम है वो बदल दिया, आगे पीछे कर दिया। ठीक है, हाँ, कवि किसके लिए? तुकबंदी के लिए ऐसा किया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है? कविता में तुकांत, तुकांत तुक है अंत में जिसके, ठीक है, पंक्ति के अंत में जिसमें तुकबंदी की गई है उसको तुकांत कहते हैं। तो तुकांत शब्दों की वजह से संगीतात्मकता यानी कि जिसको गाने वाला जो प्रभाव है वो उस रूप से व्यक्त किया जाता है, जैसे पालता, डालता, बही, नहीं आदि अंतिम शब्दों को आप देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। तीसरा बिंदु आप बना सकते हैं, कविता में लाक्षणिकता का उपयोग किया गया है, जैसे फूल लेकर तितलियों की गोद में। ठीक है जी। तो कविता में उपमा अलंकार का बहुत ही सुंदर तरीके से जो है प्रदर्शन किया गया। उपमा अलंकार क्या होता है? जब हम अलंकार पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। जैसे जीवन एक फूल की तरह है और कठिनाइयां कांटों की तरह हैं, तो जीवन की उपमा फूल से की गई है और कठिनाइयों की उपमा किससे की गई है? कांटों से की गई है। ठीक है, इस प्रकार इसके जो अलंकार होते हैं उसको जो है उपमा अलंकार कहा जाता है। ख बिंदु देख लेते हैं प्यारे बच्चों, इसमें ख बिंदु क्या है? तो ख बिंदु है, नीचे इस कविता की कुछ विशेषताएं और वे पंक्तियां भी दी गई हैं जिनमें ये विशेषताएं झलकती हैं, प्रतीत होती, दिखाई देती है। तो विशेषताओं का सही पंक्तियों के साथ आपको मिलान करना है। हमने यहां सेट करके दे दिया है, आप कविता की पंक्तियों में एक से अधिक विशेषताएं भी ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल ढूंढ देंगे जी, उसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है। तो कविता की विशेषताएं और कविता की पंक्तियां एक इस प्रकार से सूची आप डायग्राम बना सकते हैं। जैसे नंबर 1, एक ही वर्ण से शुरू होने वाले दो शब्द, ठीक है, एक ही पंक्ति में साथ साथ आए हैं। देख लेते कहां आए हैं। भौर को अपना अनूठा रस पिला, यहां पर आए हैं। दूसरा है खटकता एक सब की आंख में, ठीक है। दूसरा है सोहता सुर शीश पर, तो ये सब आया है सुरशीश। सुरशीश माने सुर भी जो है सैसे और सोहता और सुर दोनों सवर्ण से जो है शुरू हुए हैं। तो देख लेते हैं यहां पर इस प्रकार से। अगला है मुहावरे का प्रयोग। बिल्कुल कविता में मुहावरों का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल हुआ है, क्यों नहीं हुआ, देख लेते हैं जैसे कहां हुआ है। नंबर 4 कविता में हुआ है कटकता एक शब्द की आंख में, आंख में कटकना एक मुहावरा है। दूसरा सोहता सुर शीश पर सोहना, ये भी एक मुहावरा है सदा देता कली जी की खिला, जी की कली को खिला देना, मन की कली खिला देना, ये भी एक मुहावरा है। ठीक है, तीसरे नंबर पर है प्रश्न पूछा जाना, प्रश्न भी पूछे गए कविता में। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसके पीछे क्वेश्चन मार्क आप लगा सकते हैं, लेकिन कविता में नहीं है, वो अलग मैटर है। फाड़ देता है किसी का वर वसन, बिल्कुल बिल्कुल ये भी प्रश्नवाचक है। अगला देख लीजिए 4, प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधों में मानवीय जो व्यवहार है, मनुष्य के जो व्यवहार है, कार्य हैं और भावनाएं हैं, उनका वर्णन किया गया। ये भी एक अलंकार होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, इसको मानवीकरण अलंकार कहते हैं। ठीक है, अलंकार का चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको हम ये सब समझा देंगे। ठीक है, भौर को अपना अनूठा रस पिला। अब देखिए भौर जो है भौरा, तो भौरा को अपना अनूठा रस पिला, तो ऐसा नहीं है कि वो गिलास लेकर के खड़ा है और उसको जो है फूल उसको कह रहा आजा भाई ले मेरा मीठा रस पान कर ले, ऐसा तो नहीं है। लेकिन मनुष्य का व्यवहार होता है ये तो मनुष्य के व्यवहार से इसकी तुलना कर दी है, तो यहाँ पर जो है मानवीकरण अलंकार हो गया। फूल लेकर तितलियों को गोद में, अब कोई गोद में तो लेकर के फूल जो है तितलियों को बैठता नहीं है, लेकिन इसका मानवीय व्यवहार से तुलना कर दी, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो गया है। 5वां बिंदु देख लेते हैं, एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। विपरीतार्थक शब्द बहुत आसान है, आप इसको पहचान सकते हैं। है खटकता एक शब्द की आंख में, दूसरा है सोहता सुर शीश पर, तो दोनों में विपरीतार्थक आपको जो है भाव मिलते हैं। अगला है भाई कविता का सौंदर्य। तो कविता का जो भाव सौंदर्य है, एक होता है उसका जो है रचनात्मक सुंदरता, और एक होती है कविता के अर्थ से, उसके भावों से संबंधित सुंदरता। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है। आगे कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं,
इनमें से कुछ शब्दों को हटा दिया गया है, साथ में मिलते जुलते शब्द ब्रैकेट में दिए हुए हैं। ठीक है जी, इनमें से प्रत्येक शब्द से वह पंक्ति पूरी करके देखिए, जो शब्द उस पंक्ति में जच रहा हो, फिट बैठ रहा हो, आपको अच्छा भी लग रहा हो, उन पर घेरा बना दीजिए, गोलदारा बना दीजिए। ठीक है ना? तो हमने जो है इसका उत्तर के साथ यहां पर आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। देख लीजिए, है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। ठीक है, तो यहां पर दो शब्द है। कौन कौन से दो शब्द है? तो वो हमने उसको जो है अंडरलाइन कर, उनको जो है बोल्ड में दिखा दिया है। रात है, रात्रि, आप दोनों को उपयोग कर सकते हैं। मैं चमकता चांद, तो यहां पर जो है चमकता चंद्रमा या चांद, वो भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगला भी इसी प्रकार से, खालिस्तान उन पर बरसता एक साथ। तो इसमें ऑप्शन में दे रखे हैं बहुत सारे, जैसे मैं है, बादल है, मेघ है, तो यहां पर में ही या बादल आप उपयोग कर सकते हैं। अगला, एक सी उन पर खालिस्तान है वही, तो क्या वही है? वायु है, पवन है, समीर है, मारुत है, बयारे हैं, हवाएं हैं। ये सब के सब क्या है? ये सब पर्यायवाची हैं, लेकिन हमने यहाँ पर आपके लिए दो चुने हैं, बयारे और हवाएं। ठीक है, नंबर तीसरा देख लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इनको आप जो है कंप्लीट कर लेंगे। आगे चलते प्यारे बच्चों, अगला क्या है? ख बिंदु इसका देख लेते हैं। ख क्या है? अपने समूह में चर्चा करके पता लगाइए कि कौन सा शब्द रिक्त स्थान में सबसे अधिक जो है आपके जो साथी लोग हैं उनको जच रहा है। तो ये तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो कविता की इन पंक्तियों में सबसे अधिक वही शब्द जच रहे हैं जिनका प्रयोग कवि के द्वारा कविता में किया गया है। ठीक है, तो कवि ने ऐसे ही कविता नहीं लिख दी है, पूरी जांच परख करके जो है रिसर्च करके उसने कविता लिखी है और शब्दों का चुनाव किया है। इनके अतिरिक्त हमने कुछ और शब्द भी चुने हैं जो कि जच रहे हैं। इन शब्दों को चुनने का क्या कारण हो सकता है? ये जो तत्सम शब्दों के तत्सम शब्द क्या होते हैं, देशज क्या होते हैं, विदेशज क्या होते हैं, ये सब आपको पता है। तद्भव क्या होते हैं, तो ये शब्द जब शब्द का चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे। ठीक है, जो तत्सम शब्द है, देशज शब्दों के साथ देशज शब्द और तद्भव शब्दों के साथ तद्भव शब्दों का प्रयोग ही हमेशा अच्छा लगता है। ये बात कविता का एक रूल है, आप इसको मान करके चले। ठीक है जी, आगे चलते। विशेषण, तो ये एक व्याकरण का टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इसमें से आपके जो है परीक्षा में बहुत कुछ आने वाला है। आपके जो यूनिट जो टेस्ट है उसमें भी बहुत कुछ आने वाला है इसमें से। और जो आपकी वार्षिक परीक्षाएं या अर्धवार्षिक परीक्षाएं हैं उसमें भी विशेषण का टॉपिक हमेशा आपके पेपर में आने वाला, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है जी, भौर का है वेद देता श्यामतन। श्यामतन, श्यामतन का अर्थ है काला शरीर। तो यहाँ श्याम शब्द भंवरे के शरीर की विशेषता बता रहा है। कहने का मतलब क्या है? श्याम यहाँ पर विशेषण है, और तन यहाँ क्या है? तन संज्ञा है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। और जिसकी विशेषता बताई जा रही है, यानी तन की विशेषता बताई जा रही है, तो तन यहाँ पर विशेष्य शब्द है। ठीक है जी, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य है, और जो विशेषता बताए वो विशेषण है। ठीक है जी, तो अब आगे चलते हैं। समस्या, समस्या क्या क्या है? नीचे दी गई पंक्तियों में विशेषण और विशेष्य शब्दों की पहचान करके लिखनी है। ठीक है जी, हमने यहाँ पर आपको उसको हल करके एक डायग्राम बना करके, एक सूची बना करके तैयार कर दी है। देख लीजिए, आप भी अपनी नोटबुक में ऐसे ही बना लेना इसको देख करके। ठीक है, हाँ, तो आगे क्या इसमें क्या है? नंबर वन पर है भोर का है वेद देता श्यामतन। तो विशेषण क्या है? यहाँ श्याम विशेष्यतन। फाड़ देता है किसी का वर वसन, तो वर विशेषण है और वसन विशेष्य है। भौर का अपना अनूठा रस पिला, तो अनूठा विशेषण है और रस यहाँ पर क्या है? विशेष्य है। निज सुगंधों औ निराले ढंग से, तो निराले क्या है? निराले यहाँ पर बता दो, शाबाश, विशेष्य है। और ढंग क्या है? सॉरी, निराले यहां पर विशेषण है और डंग क्या है? विशेष्य है। इस प्रकार से आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ख बिंदु क्या है इसका? भाई ख बिंदु भी देख लेते हैं। नीचे दिए गए विशेषों के लिए अपने मन में विशेषण सोचकर लिखिए। तो यहां पर फूल दे दिया, तो फूल के लिए अपने मन से आपको एक विशेषण जो है चुन करके सोच करके लिखना है। तो क्या हो सकता है? सुंदर हो सकता है, रंग बिरंगे हो सकता है। कांटा, कांटा का क्या विशेषण हो सकता है? मोटा हो सकता है, नुकीला हो सकता है, लंबा हो सकता है। ठीक है, जहरीला हो सकता है। मेहका क्या हो सकता है? मेहका घना हो सकता है, काला हो सकता है। चांद का क्या हो सकता है? आधा हो सकता है, पूरा हो सकता है। ठीक है, लाल हो सकता है, सफेद हो सकता है। रात का क्या हो सकता है? अंधेरी हो सकती है, डरावनी हो सकती है। ठीक है, घनी हो सकती है। बहुत सारे विशेषण हो सकते हैं, बता दीजिए आप। पाठ के आगे, तो पाठ के आगे चलते थे प्यारे बच्चों। पाठ के आगे क्या है? आपकी बात, आपके बारे में अब चर्चा की गई है कि पाठ को पढ़ करके आपने क्या सीखा। ठीक है, अब आपके बारे में डिस्कस करते हैं। तो कै बिंदु क्या है इसका?
यदि आपको फूल और कांटे में से किसी एक को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे और क्यों चुनेंगे? कारण सहित बताना आपको। देखिए, मैं तो फूल को ही चुनूंगा या चुनूंगी, क्योंकि फूल का स्वभाव कोमल होता है, सेवा भाव से परिपूर्ण होता है, वह दूसरों को खुशियां बांटता है, लोगों के जीवन में सुगंध और सुंदरता भर देता है। ठीक है जी। फूल की तरह ही हम लोग भी संसार के अंदर प्रेम, खुशियां और जो है सेवा भाव आदि बांटने का काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसी से हमारे जीवन जो है सफल हो सकता है। ख बिंदु क्या है? ख पॉइंट क्या है? ख प्रश्न क्या है? कविता में बताया गया है कि फूल अपनी सुगंध और व्यवहार से चारों ओर प्रसन्नता और आनंद को फैला देता है। आप अपने मित्रों या परिवार के जीवन में प्रसन्नता और आनंद लाने के लिए क्या क्या जो है एफर्ट्स लगा सकते हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, बता दीजिए। तो देखिए, कविता में फूल जिस तरह अपनी सुगंध और व्यवहार से चारों तरफ प्रसन्नता और आनंद फैला देता है, तो हम भी अपने मित्रों या परिवार के जीवन में प्रसन्नता या आनंद लाने के लिए कई प्रकार के कार्य कर सकते हैं। जैसे मैं अपने परिवार के सदस्यों के जीवन में प्रसन्नता और आनंद लाने के लिए बड़ों की आज्ञा का पालन करती हूं या करता हूं। ठीक है जी। घर के छोटे छोटे कामों में अपनी माँ, बहन, पिताजी आदि का हाथ बटाती हूं या बटाता हूं इत्यादि आप लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट, मित्रों के जीवन में प्रसन्नता लाने के लिए मैं उनके सुख दुख में साथ रहता हूं या रहती हूं, उनसे ईर्ष्या नहीं करती, उनकी समृद्धि में खुश होती हूं और उनकी समृद्धि में सहयोग देती हूं या देता हूं। अगला पॉइंट आप बना सकते हैं, परिवार के सदस्यों व मित्रों से हम अपनी गलती के लिए क्षमा मांग सकते हैं। बिल्कुल हमें मांगनी, सॉरी बोलने में कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है। अगला पॉइंट आप बना सकते हैं कि बड़े बुजुर्गों की बातों को एक अच्छा श्रोता बन करके सुन सकते हैं, उनके साथ समय बिता सकते हैं। अगला पॉइंट बना सकते हैं, छोटों के साथ मिलकर के हम खेल खेल सकते हैं, खुले दिल से सबकी हम सबको हम अप्रिशिएट कर सकते हैं, सबकी सराहना कर सकते हैं, सबकी बड़ाई कर सकते हैं। ठीक है जी। हम दूसरों की बड़ाई करेंगे तो लोग हमारी भी बड़ाई करेंगे। गया प्रश्न क्या है इसमें प्यारे बच्चों? फूल और कांटे एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है, फिर भी साथ साथ पाए जाते हैं। अपने आसपास में ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप ढूंढ सकते हैं। संकेत के तौर पर यहां बताया गया है, वस्तुएं खोज सकते हैं, जैसे नमक और चीनी इकट्ठे पाए जाते हैं, स्वभाव अलग अलग है। स्वभाव के तौर पर आप देख सकते हैं, जैसे शांत और क्रोधी स्वभाव, स्वाद के स्थान खट्टा और मीठा, रंग के आधार पर सफेद और काला, अनुभव के आधार पर सुख दुख, तो इनको आप जो है डिवाइड कर सकते हैं। वस्तुएं क्या है? जैसे आग और पानी हम इकट्ठा देखते हैं, रसोई में आग भी रखी रहती है, पानी भी, दोनों का काम है। स्वभाव कोमल और कठोर बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, हमारे घर में, परिवार में ही, हमारे मित्रों में ही हो सकते हैं। स्वाद, स्वाद भी जो है एक साथ हो सकते हैं। ठीक है, खट्टा भी हो सकता है, नमकीन भी हो सकता है। ठीक है ना। हम सब्जी में कई बार जो है नमक भी डालते हैं, मिर्च भी डालते हैं, गुजरात आदि में जाओगे तो वहां मीठा भी डालते हैं। ठीक है, रंग भी हम आपस में मिला देते हैं, जैसे नीला और पीला आदि जो है रंगों को मिला करके हम एक नया और आकर्षक रंग पैदा कर सकते हैं। अनुभव भी इसी प्रकार की चीज है, खुशी और निराशा, कभी हमें खुशी होती, कभी गम होता, कभी निराशा होती, कभी आशा होती, ये सब हमारे जीवन में चलता रहता है। ठीक है ना जी। घ बिंदु क्या है? छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है, किसी का वरवसन। आप अपने आसपास की किसी समस्या का वर्णन कीजिए जिसे आप कांटे के समान महसूस करते हैं। ठीक है, आप देखते हैं कि ये तो कांटे की तरह है, उस समस्या का समाधान भी आपको सुझाना पड़ेगा। तो ठीक है, मैंने यहाँ बताने की कोशिश की है, आप अपने तरीके से बताइए जो आपको समस्या जीवन में आपके समक्ष प्रस्तुत है। मेरे आसपास की जो समस्या है, एक छोटी सी समस्या के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। कांटे के समान चुभती, वह है दूसरों के दुख को देखकर भी अनदेखा करना। ठीक है, मुझे एक बड़ी समस्या लगती है। कई बार घर के ही सदस्य अन्य सदस्यों के दुख को देखकर भी उसे अनदेखा कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। यदि उन्हें बताया भी जाए कि हमें इस बात से तकलीफ हो रही है, फिर भी वे हमारी समस्या को मजाक में लेते हैं या उस पर ध्यान नहीं देते। इससे कई बार जो है रिश्तों में मनमुटाव की स्थिति पैदा हो जाती है। कांटे जैसी समस्या का समाधान हम कैसे कर सकते हैं, तो ये भी आपको बताना है। तो परिवार देखो एक ताकत की तरह है जो बाहर की किसी भी समस्या से लड़ सकता है। तो परिवार के सभी सदस्यों को चाहिए कि वे एक दूसरे की समस्याओं को समझें, एक दूसरे के स्वभाव को समझें और उन पर ध्यान दें, एक दूसरे का साथ दें, बाहर के लोगों की बातों में आकर के जो है अपने परिवार में मतभेद पैदा न करें। ठीक है जी। आगे चलते हैं भाई। सृजन, सृजन का मतलब क्या होता है? क्रिएशन, बनाना, किसी चीज का निर्माण करना, जैसे कि परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण किया है। ठीक है, उसको सृजक कहते हैं परमात्मा को। तो इसमें कै बिंदु क्या है?
इस कविता के बारे में एक चित्र बनाइए। एक कविता के संदर्भ में आपको एक ऐसी पेंटिंग बनानी है, तो ये तो पेंटिंग तो देखो प्यारे बच्चों आपको खुद ही बनानी पड़ेगी। जो ऐसा चित्र बनाना है कि जो है आप उसमें अपने मन से रंग भर सकते हैं। आप बिना रंगों या केवल उपलब्ध रंगों की, जो भी आपके पास रंग है उनकी सहायता से आप उस चित्र का निर्माण कर सकते हैं। चित्र जो है बिल्कुल बेसिक होना चाहिए, बेसिक रंगों का ही आप जो है चुनाव करें और इसमें भावों की जो है अभिव्यक्ति होनी चाहिए। आप अपनी कल्पना से, अपने मन से इसको कैसे साकार कर सकते हैं तो आप करके देखिए। खैर बिंदु क्या है इसमें, मान लीजिए कि फूल और कांटे के बीच बातचीत हो रही है। फिर से संवाद लेखन आ गया प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए परीक्षा में आने वाला है। तो उनकी बातचीत या संवाद अपनी कल्पना से लिखिए। तो कांटे और बीच के संवाद को लिखना है, मैंने यहां पर लिखने की कोशिश की है, आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। तो संवाद का जो विषय है वो पहले क्या हो सकता है यहां पर दिया है, उनके गुणों और विशेषताओं पर चर्चा कर सकते हैं। ठीक है ना, यह समझना कि उनके जीवन में उनका कांटे का क्या योगदान है, जीवन का क्या योगदान है। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, यहाँ पर दे रखा है कि फूल, मैं दूसरों के जीवन में सुगंध और सुख फैलाने आया हूं, कांटा, और मैं संघर्ष की याद दिलाने आया हूं और दूसरों को शिक्षा सुरक्षा देने के लिए आया हूं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है उनका एक संवाद निर्माण कर सकते हैं, बना सकते हैं। कर लेते हैं, देखिए फूल घमंड से, अरे कांटे भाई, लोग मुझे देख करके बड़े खुश होते हैं, मेरी खुशबू उन्हें अच्छी लगती है, वे मुझे सुंदरता और प्रेम का प्रतीक मानते। कांटा बड़ा गंभीर भाव से, अरे फूल भाई, तुम्हारी कोमलता और महक सचमुच सभी का दिल खुश कर देती है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि अगर मैंने होता तो तुम्हारी इस सुगंध को कोई भी आसानी से जो है नष्ट कर सकता था। फूल झिझकते हुए, बात तो तुम्हारी सही है, तुम तो मेरी रक्षा करते हो, हैं? जब भी कोई मुझे नुकसान पहुंचाने आता है उसका पहले से ही तुम सामना कर लेते हो। कांटा गर्व से, हाँ, तुम्हारी नजर में मैं भले कठोर हूं, पर मेरा उद्देश्य केवल तुम्हारी रक्षा करना ही नहीं है। ठीक है, जीवन में हर चीज कोमल नहीं होती, कभी कभी कठोरता भी जीवन में होती है, लानी पड़ती है। और सही मायने में देखा जाए तो मैं संघर्ष और सहनशीलता का प्रतीक हूं। फूल मुस्कुराते हुए, सच कहा भाई तूने, मैं तो सभी को सौंदर्य, प्रेम, शांति प्रदान करता हूं, लेकिन अगर तुम न हो तो मैं सुरक्षित ही नहीं रह सकता। तुम्हारी बातों से तो मुझे आज नई शिक्षा मिली है, कोमलता और कठोरता दोनों जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए दोनों मिलकर ही जीवन को संतुलित बनाते हैं, जीवन में बैलेंस पैदा करते हैं। कांटा, और हाँ भाई, यही तो हमारी पहचान है कि एक प्रेम और सौंदर्य देता है, दूसरा साहस और सुरक्षा देता है। जीवन में सफल होने के लिए दोनों की बराबर जरूरत होती है। ठीक है जी, अगला है जी वाद विवाद। तो विभिन्न समूह बना करके एक वाद विवाद प्रतियोगिता का जो है आयोजन करना है, तो उसके यहाँ पर दे रखे हैं 15 मिनट का जो है समय है, इसमें रूल यहाँ दे रखे हैं। तो इसमें मैंने यहाँ पर जो है वाद विवाद का एक नियम और क्रम जो है यहाँ पर मैंने बना करके दे दिया है। अगर मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा तो ये काफी बड़ा होने वाला है वीडियो, तो मैं इस वीडियो को जो है शॉर्ट करने वाला हूं। हाँ, पहेलियों पर मैं थोड़ी जरूर चर्चा करना चाहूंगा। तो जो वाद विवाद प्रतियोगिता है ये आपके क्लास में भी होती रहती होगी, आपके जो हाउस असेंबली है उसमें भी होती रहती होगी, तो वहां से आप जो है इसकी मदद ले सकते हैं। तो बबूल के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बबूल जो है क्या होता है कि उसके जो फूल होते हैं पीले सफेद गुच्छेदार लंबे और नुकीले उसके कांटे होते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है? इसकी विशेषता होती है कि इसका उपयोग ईंधन के रूप में, चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। गुलाब, तो गुलाब के बारे का फूल कैसा होता है? सभी परिचित हैं। ठीक है ना, एक सजावटी पौधा इत्र बनाने के काम आता है। इसके कांटे जो है तने पर चिपके होते हैं। रंगों से तो आप सभी वाकिफ हैं, फूल के बहुत सारे रंग होते हैं। नागफनी को भी आप अच्छे से जानते होंगे, एक कैक्टस की वैरायटी है। ठीक है, रंग बिरंगे फूलों में ये पाई जाती है। कांटे इसकी भी सतह पर होते हैं और ये डेजर्ट्स एरिया में पाया जाता है। आजकल तो लोग इसके जो है सजावटी पौधे के तौर पर भी इसको उगाते हैं। बेर का सबको पता ही है, एक फ्रूट है, औषधीय फ्रूट है। छोटे छोटे सफेद जो है इस पर फूल आते हैं, कांटे भी इसके तने से चिपके हुए रहते हैं। करौंदा, तो करौंदा भी बागानों में, बगीचों में पाया जाता है। सफेद छोटे छोटे फूल होते हैं, शाखाओं पर इसके कांटे होते हैं। इसका फल जो है बहुत ही सुंदर होता है। इसका फल बहुत खट्टा होता है, विटामिन सी से भरपूर होता है। अचार डाला जाता है, जैम डाला जाता है, जेली बनाई जाती है। ठीक है जी, प्यारे बच्चों, नींबू, नींबू तो जाना माना चीज है भाई, कौन नहीं जानता है नींबू को। नींबू के पेड़ को भी आजकल तो घरों में लगाया जाता है, सभी जानते होंगे। ठीक है ना।
तो इस प्रकार से आप इसकी चर्चा अपने जो है कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको भी लगता है कि इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, तो आप सभी को यह वीडियो 100% लाइक करना चाहिए और इसके कमेंट में जरूर लिखना चाहिए कि मैं फूल जैसे गुणों को अपनाऊंगा या अपनाऊंगी। साथ ही अपने अपने खुद के चैनल वीके हिंदी संस्कृत गुरुकुल को आप सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल न भूलें। साथ ही इसकी जो लिखित सामग्री है यानी कि रिटर्न नोट्स हैं, उसके लिए आप हमारे ब्लॉग पर जरूर विजिट करें, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, क्योंकि यहां जो है मिलती हैं आपको हिंदी और संस्कृत की सबसे शानदार और सरल व्याख्याएं। तो प्यारे विद्यार्थियों, याद रखिए, फूल बनना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि खुशबू बांटने के लिए भीतर अच्छाई चाहिए और कांटे हमें सिखाते हैं कि संघर्षों से डरना नहीं चाहिए। इसी खूबसूरत संदेश के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। शुभ आशीर्वाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।